अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज नंबर 13 लेकर के आया हूं और इसके क्वेश्चंस आंसर्स सभी बताने जा रहा हूं। इस सीरीज में 50 क्वेश्चंस होंगे और बाकी जो 12 सीरीज अभी तक आ चुके हैं, इसके सारे के सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इफ्लू, इवन क्यूसेट के सभी विद्यार्थियों के लिए जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में UG और PG में अगर GK के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया इसे पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। इस तरीके से 50 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा और ठीक 3 सेकंड बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ ज्ञानवर्धन तो होगा ही होगा, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा आपका। एक तरीके से एग्जामिनेशन बूस्टर तो साथ ही साथ चल ही रहा है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लगभग हर एक दूसरे दिन आपको टेस्ट सीरीज मिलते रहेंगे जिसको पढ़कर, देखकर, सुनकर लाभान्वित होंगे आप। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं साल 2020 की, डेडिकेटेड टू देम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 32nd समर ओलंपिक 2020 विल बी हेल्ड एट चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और लंदन। 32वां समर ओलंपिक गेम्स 2020 का कहां पर होने वाला है? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ABCD में से जल्दी से गेस कीजिए और मैं अपना उत्तर आपको बताने जा रहा हूं जो इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो में ये ओलंपिक गेम्स जो हैं इस बार होस्ट किए जा रहे हैं और ये जो ओलंपिक गेम्स है 32वां एडिशन है। अगस्त के महीने में शुरू होगा, पहले वीक में ही इनफैक्ट। और अगला एक चीज और बता देता हूं कि जो साल 2024 का ओलंपिक गेम्स है वो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होस्ट होने जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप क्रिकेट ODI वनडे इंटरनेशनल 2023 विल बी हेल्ड एट इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इनमें से क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कौन से जगह पर होस्ट होने वाला है या कौन से कंट्री में होस्ट होने वाला है? तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए आप जल्दी से, मैं आपको अपना उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है इंडिया। इंडिया फिर से 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। और 2011 में भारत जब विजयी हुआ था, जो फाइनल मैच श्रीलंका को हराया था, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के के साथ इसके शो स्टॉपर बने थे। तो 2023 में भी शायद भारत इतिहास अपना दोहराए वर्ल्ड कप का, और तीसरा वर्ल्ड कप अगर भारत के खाते में आता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ी गौरव की बात होगी। ये 13th एडिशन होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप का, इसे याद रख लीजिएगा, 2023 वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 5, 7 और 4। इसका सही उत्तर क्या है जल्दी से बताइए। 3 सेकंड के बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा और 3 सेकंड पूरा हुआ। इसका सही उत्तर है 5। बास्केटबॉल के एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि बाइट इज अ यूनिट ऑफ डेटा मेजरमेंट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स? 6 बिट्स, 7 बिट्स, 10 बिट्स, 10 बिट्स और 8 बिट्स। बाइट जो कि डेटा मेजरमेंट की एक इकाई है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 6, 7, 10 या 8? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ सवाल कई बार पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के अंदर, तो हमें जितना ज्यादा जानने की कोशिश हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द बुक डिवाइन कॉमेडी वॉज रिटन बाय। डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की थी? दांते, होमर, हेनरी मिलर और प्लेटो। ये सारे के सारे बड़े विद्वान लोग हैं जिनके नाम मैं ABCD ऑप्शंस में रखा हूं। तो इसके जो रचयिता नहीं, लेखक थे, उनका नाम है दांते, और दांते का पूरा नाम था दांते अलिघेरी। ऑलराइट, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13th सेंचुरी में इन्होंने इस बुक की रचना की थी, डिवाइन कॉमेडी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इटर्नल इंडिया इज ऑथर्ड बाय। इटर्नल इंडिया एक पुस्तक का नाम है जिसको किसने लिखा था? इसके ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, श्रीमती इंदिरा गांधी, वीएस नायपॉल। इसका सही उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स मानी जाती हैं और सबसे कड़ी भी। इनफैक्ट साल 1971 में बांग्लादेश को इन्होंने आजाद कराया था भारत पाकिस्तान युद्ध करके या करवा के, और इमरजेंसी भी इन्होंने ही लगाई थी। लगभग 22 महीने की इमरजेंसी 1975 से 77 तक लगभग चला था। बड़ा ही क्रूर समय था और भारतीय इतिहास का वो डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड द आयरन लेडी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड इन इंडिया इज। भारत का सर्वोच्च वीरता का सम्मान कौन सा है? वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और परमवीर चक्र। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए? इसका सही उत्तर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज कॉल्ड द हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले जो पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज, जिससे कि अमिताभ बच्चन भी पढ़ चुके हैं, उसी स्कूल से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो बड़े ही प्राइड की बात है हम भारतवासियों के लिए। और जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए शहीद होता है या इवन अपना सर्वोच्च बलिदान देता है तो उनको ये दिया जाता है परमवीर चक्र को। परमवीर चक्र जो कि हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे अभी योगेंद्र सिंह यादव हैं जो अभी जीवित हैं और जिन्हें परमवीर चक्र मिल चुका है साल 1999 में कारगिल युद्ध के लिए। ऑलराइट, तो एक चीज और बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो रिपब्लिक डे परेड की शुरुआत होती है 26 जनवरी को राजपथ पे, दिल्ली राजपथ पे, वो इन्हीं लोग करते हैं जो परमवीर चक्र के विजेता हैं और जो जीवित हैं, लाइक योगेंद्र सिंह यादव जो इंडियन आर्मी के बहुत ही अहम हिस्सा हैं। तो उन्हीं से शुरुआत की जाती है। कितनी बड़ी सम्मान की बात होती है। कभी मौका मिले तो देखिएगा, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होता है। हमें मौका मिला था, पिछली बार मैं देखने गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेम द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर का क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल, हेनरी डुनांट, बाबा आमटे या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? आपने आंसर जरूर गेस कर लिया होगा और इसका सही उत्तर जो है वो है आपका हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। साल 1901 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनफैक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो मानव समाज के हित के लिए बनाया गया था। अगर किसी देश में कुछ इस तरीके का डिजास्टर आता है तो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापित की गई थी। कोई वॉर हो या कोई एपिडेमिक फैल जाए बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापित की गई थी। और वर्तमान में 190 देश इसके मेंबर हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के। तो हेनरी डुनांट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि बोरलॉग अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। इसके ऑप्शंस हैं मेडिकल, साइंस, लिटरेचर, एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स। बोरलॉग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एग्रीकल्चर। नॉर्मन बोरलॉग जो कि यूएसए के रहने वाले थे और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये महान इकोनॉमिस्ट थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इन्होंने बहुत सारी खोज की, बहुत सारे काम किए, इसलिए इनके नाम पर यह बोरलॉग अवार्ड शुरू किया गया है। और ये अवार्ड जो है बोरलॉग अवार्ड, ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो दिया ही जाता है। 1972 में शुरू किया गया था। इसको प्राप्त करने वाले इंसान को 5 लाख की नकद राशि और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अंग्रेजी की कविता का पिता किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल, प्लेटो, जेफरी चॉसर या फिर लॉन्जाइनस। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो अंग्रेजी लिटरेचर के विद्यार्थी होंगे उनको जरूर यह आंसर पता होगा 100%, लेकिन बाकियों को भी जानना चाहिए क्योंकि ये काइंड ऑफ जनरल नॉलेज है। इसका सही उत्तर होगा जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाना जाता है। वो यूनाइटेड किंगडम लंदन के रहने वाले थे। वो स्टोरी भी लिखते थे, फिलोसोफर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, और अंग्रेजी कविता साहित्य के पिता भी कहा जाता है उन्हें।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पावापुरी जो कि बिहार में स्थित है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। पावापुरी इनमें से किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट, महावीर, लॉर्ड बुद्धा, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो पावापुरी है आपके भगवान महावीर से संबंधित, और जैन धर्म के प्रवर्तक ये कहे जाते हैं, 24वें तीर्थंकर भी थे भगवान महावीर। जो भी जैन लोग होते हैं या जैन धर्म के फॉलोअर्स होते हैं वो इस जगह को बहुत ही पवित्र मानते हैं, वो जरूर जाते हैं। कोशिश उनकी होती है कि एक साल में पावापुरी जरूर विजिट किया जाए। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर उनका निर्माण प्राप्त हुआ था, मतलब कि मृत्यु हुई थी महावीर की। ऑलराइट, तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे 24 के 24, उनका फर्स्ट 3 और लास्ट 3 नाम जरूर याद रख लीजिएगा, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC इज लोकेटेड एट। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज कहां पर है? देहरादून, हैदराबाद, नैनीताल या फिर पुणे? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। पुणे में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज स्थित है, और इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या एडमिशन होता है वो नीट के थ्रू होता है, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। पहले, आज के 2 साल पहले तक इसका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, लेकिन अब नीट के थ्रू ही सारे ही हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि द इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 14 जनवरी? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वो बनाया जाता है आपके 4 दिसंबर को। और इसका इतिहास सुन लीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्यों मनाया जाता है कि साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो भारतीय नौसेना के जाबाजों ने पाकिस्तान के नेवी वेसल को, 4 नेवी वेसल को मार गिराया था अरब सागर में, और उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ऐसी चीजें जब हम सुनते हैं या कहते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम सभी के, बीइंग एन इंडियन। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज बीजिंग, मनीला, काठमांडू और यूहान। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? इनमें से, इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और भारत भी इसका सदस्य है। साल 1966 में भारत इसका सदस्य बना था, और वर्तमान में अभी जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मुस्तसुगु अस्कावा। मुस्तसुगु अस्कावा इज द present president of Asian Development Bank, whose capital or headquarter is there in Manila, Philippines. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये कह रहा है कि द टोटल मेंबर ऑफ UN यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज 10, 12, 5 और 15। कितने टोटल मेंबर होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में? तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। आपने जवाब जरूर गेस किया होगा, 15 मेंबर होते हैं। और आपको बता दूं, चाहे पता भी होगा थोड़ा, कि 5 इसके परमानेंट मेंबर होते हैं जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं, और 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं जो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं। भारत इस समय इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आता है इसका कई बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। ऑलराइट, तो 15 मेंबर होते हैं टोटल, 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी जो 2-2 साल बाद चेंज होते हैं। इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि नेसेट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। नेसेट कौन से देश के संसद का नाम है? मालदीव्स, जापान, इजराइल और ईरान? इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा इजराइल। इजराइल हालांकि छोटा सा देश है, लेकिन इन्वेंशन और अपनी सेना के इक्विपमेंट्स के मामले में बहुत ही शक्तिशाली देश है इजराइल। तो नेसेट जो है यहां की संसद का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है ना। जैसे भारत में जिसको संसद कहते हैं उस तरीके से इजराइल में उसे नेसेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द मैप टू ज्वाइन प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। आइसोबात, आइसोबार, आइसोहाइट्स और आइसोहेलाइन। ऐसी इमेजिनरी लाइन
जिन्हें मैप पे ड्रॉ किया जाता है और जिस जगह पर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, आपने जरूर गेस किया होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है आइसोबार। आप याद रख लीजिए, देखिए नाम से ही पता चल जाता है, मीनिंग अगर आप जानेंगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आप वैसे ही सही कर देंगे। आइसो मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है, आइसो का मीनिंग जो है वो सेम होता है, इक्वल होता है, और बार रिप्रेजेंट्स प्रेशर। बार का जो मीनिंग होता है ना वो होता है आपका प्रेशर। तो इस चीज से आइसोबार इज द राइट आंसर। लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है हर एक क्वेश्चन के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अंतारा इज द नेम ऑफ न्यूज एजेंसी बिलोंग टू विच कंट्री। अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? जापान, इंडिया, इंडोनेशिया या फिर फ्रांस? सही उत्तर क्या होगा इसका? अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? ये है आपकी इंडोनेशिया की, जिसकी राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना, तो वहीं की न्यूज एजेंसी का नाम है अंतारा। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैपल लीफ, मैपल एक पेड़ का नाम है, उसका पौधा ये बेसिकली हिल स्टेशन में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैपल लीफ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ विच कंट्री? जापान, स्पेन, कनाडा और ईरान। इनमें से कौन से देश का मैपल लीफ नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आपने गेस कर ही लिया होगा, अब आंसर सुनिए इसका क्या होगा। ये आंसर होगा इसका कनाडा। कनाडा जो कि एक ठंड प्रदेश है, ठंड कंट्री है, वहां पर लगभग सालों भर काफी ठंड पड़ती है और बर्फ तो लगभग वहां पे 4 से 5 महीने रहती है, काफी ज्यादा। तो मैपल लीफ वहीं पे होता है। मैपल लीफ काफी चौड़े पत्ते होते हैं उसके, हमने देखे हिमाचल प्रदेश में। तो मैपल लीफ जो है उनका नेशनल एम्बलम है, चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि 49 पैरेलल इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? 49वां पैरेलल एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, रशिया, फिनलैंड, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। बताइए आंसर आप। तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए एंड कनाडा। जो 49 पैरेलल है वो यूएसए एंड कनाडा के बीच में है। इंपॉर्टेंट है, आप बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, जर्मनी फ्रांस के बीच में कौन सी है, ये भी बता दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके, बिना गूगल किए, तब मैं समझूंगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके की है। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो है, हवाई अड्डा जो है वो कहां पर है? श्रीनगर, शिमला, लेह एयरपोर्ट, लद्दाख या फिर कारगिल में? कहां पर है बताइए जरा। तो इसका सही उत्तर है लेह एयरपोर्ट, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है और वहीं का एयरपोर्ट सबसे हाईएस्ट है पूरे इंडिया में और इसका नाम है कुशोक बाकुला। कुशोक बाकुला इज द नेम ऑफ द लेह एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड इन लद्दाख, द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन आवर कंट्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इंसुलिन किसके द्वारा खोज किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाकई, जिसकी कमी से डायबिटीज बीमारी होती है, तो इसको खोज की थी इस ऑप्शन में से जेम्स वॉटसन, बैंटिंग, रोनाल्ड रॉस और कार्ल लैंडस्टीनर। इसका सही उत्तर है आपका बैंटिंग। इनका पूरा नाम एफ बैंटिंग होता है और इंसुलिन की इन्होंने खोज की थी जिसकी कमी से डायबिटीज होती है। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और मॉस्किटो। तो निमोनिया जो है बेसिकली ये होता क्या है आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हमें लंग्स में सूजन हो जाते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर ये छोटी उम्र के बच्चों को होती है निमोनिया बीमारी और ये बेसिकली बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है निमोनिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पायरिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी? पायरिया एक डिजीज का नाम है जो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? इंटेस्टाइन, ईयर, गम्स और नोज। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जरा हमें जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा गम्स। जो हमारे दांत के मसूड़े हैं ना, उसी में इनफैक्ट कीड़े लग जाते हैं, अ काइंड ऑफ, उनमें खून बहने लगते हैं, सूज जाते हैं और दांत भी उससे हिलने लग जाते हैं एक उम्र के बाद।
तो इसलिए दांतों की सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पायरिया उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। क्वासरकोर एंड मेरेस्मस इज ऑफन फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ मल न्यूट्रिशन। द डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हाट? विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और प्रोटीन। क्वासरकोर और मेरेस्मस एक बीमारी का नाम है जो अक्सर छोटे बच्चों, मलनरिश जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनमें होता है। ये किसकी डिफिशियंसी, किसकी कमी के कारण होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन आयरन और प्रोटीन्स। तो क्वासरकोर जो है बेसिकली ये छोटे बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी के कारण, है ना। उनके ऐसा होता है कि पेट बड़ा सा हो जाएगा, हाथ पांव बिल्कुल सूखे से होंगे, आंखें बाहर निकली सी होंगी, तो वो कुपोषित बच्चों को होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा बचपन में बच्चों को बहुत ज्यादा देनी चाहिए। तो एक तो माँ का दूध होता है, बाकी जितने भी लैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, दाल का पानी वगैरह वगैरह, वो सब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक वृद्धि भी बचपन में ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ग्वाइटर इज द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। ग्वाइटर भी एक बीमारी का नाम है जो किसकी डिफिशियंसी या कमी से होता है, इसको बताना है आपने। इसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, आयोडीन, आयरन और रिलैक्सिन हार्मोन। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जरा। तो ग्वाइटर जो है किसकी कमी से होता है? ये होता है आपके आयोडीन की कमी से। और ग्वाइटर में क्या होता है हमारा कि जो थायराइड ग्लैंड है जो गले में स्थित होता है उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, उसमें सूजन आ जाता है ना, तो ये परेशानी होती है हमें। तो इसलिए आयोडीन नमक भी हमें खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। जो किडनी होता है उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं? वुमेन्स कैप्सूल, कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन्स या मेडुला। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप हमें। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किडनी जो है, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है और किडनी हमारे शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करता है, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनको बैलेंस करता है, उसके साथ ही साथ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड भी करता है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं, जिसपे वो फंक्शन करता है, उसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो करोड़ों की संख्या में हमारे किडनीज में होते हैं और एक ह्यूमन में, एडल्ट ह्यूमन में जो है 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ये भी जान लीजिएगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट जरूर जानते होंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर इज थर्मोमीटर, वेंटिलेटर, स्पाइगमोमैनोमीटर और प्रेशर वाल्व। किस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर की माप की जाती है, इसको आपने बताना है। ऑप्शंस में से गेस कर लिया होगा, अब मैं सही उत्तर बताने जा रहा हूं। यह है स्पाइगमोमैनोमीटर। अच्छा, कभी भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो एक डब्बे में एक चीज रखते हैं जिसको पट्टी सबसे पहले आपके हाथ में बांधेंगे, फिर अपने कान में आला लगाएंगे और वो चेक करते हैं, है ना। अब वो ब्लड प्रेशर चढ़ता है उस पे पारे पे, तो दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पाइगमोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की नेम द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग विच इज यूनिवर्सल रिसेप्टर। कौन सा ब्लड ग्रुप इनमें से यूनिवर्सल रिसेप्टर है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। इनफैक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश करा है मैंने। इसके ऑप्शंस हैं ब्लड ग्रुप ओ, ए बी और बी। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। ब्लड ग्रुप वो ओ निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब किसी को भी खून दे सकता है। ए बी किसी से ले सकता है। तो ये जान लीजिए, दो फैक्ट आपको पता चल गए यहां पर। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड इन 1901। साल 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। द पर्सन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर दिस। नेम द पर्सन। जिस इंसान ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी उसको तो नोबेल प्राइज मिल चुका है 1930 में। 1901 में उन्होंने खोज की थी, उसका नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। जल्दी से बताइए अपना आंसर आप। ऑलराइट, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। जरूर आपने लिखा होगा सही उत्तर। मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको मैं बता देता हूं। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर इज द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप इन द ईयर 1901।
अगला क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन, आरबीसी कहां पर बनते हैं? लीवर, हार्ट, बोन मैरो और वेन्स, कहां पर बनते हैं ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज? तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। आरबीसी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये आरबीसी के पास में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ये आरबीसी का मेन फंक्शन है। तो अब बताइए जल्दी से कि आरबीसीज कहां बनते हैं? आरबीसीज बनते हैं हमारे बोन मैरो में, ठीक है ना। तो बोन मैरो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, और ब्लड में होते हैं आरबीसीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की द पर्सन नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी इज, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क, रॉबर्ट हुक, एरिस्टोटल और कार्लस लाइनस, कार्लोस लिनस। ऑलराइट, तो इनके पिता के नाम से जानते हैं किनको? एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल जिनको कि हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है, और ये सिर्फ बायोलॉजी के ही जनक नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों के ज्ञाता थे। जैसे कि आपको बता देता हूं, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर, ही वॉज मास्टर ऑफ एथिक्स, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ ये साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी जानते थे, ग्रीक थे। और ये किसके गुरु थे आप समझ सकते हैं? ये गुरु थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो। तो एक ही क्वेश्चन में लगभग 5-6 इंफॉर्मेशन आपको मिली है, जरूर इस चीज को जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आगे बढ़ गया हूं तो वीडियो को फिर से चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई, जो घर की मक्खी होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बोस इंडिकस, राना टिग्रिना, मस्का डोमेस्टिका और कैनिस फैमिलियरिस। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। आपने गेस जरूर कर लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द एलिमेंट यूज्ड इन मैच बॉक्स स्ट्राइकिंग सरफेस, जो माचिस होती है, जब तिल्ली को जिस जगह पर हम रगड़ते हैं जहां से आग जलती है, उस जगह पर कौन सा एलिमेंट का यूज किया जाता है? बेरियम, जिंक, रेड फास्फोरस या येलो फास्फोरस। आपका सही उत्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी के एनडीए, सीडीएस और इवन असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका सही उत्तर होगा रेड फास्फोरस। लाल फास्फोरस यूज किया जाता है मैच बॉक्स के स्ट्राइकिंग सरफेस के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, वेन मीटर और वेंचुरीमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा आप जरा लिख करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपके हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड मापी जाती है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी लिख करके बताइए कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं। जो पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, उससे क्या मापते हैं, कृपया हमें लिख करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं, जो इंतजार कर रहा है आने के लिए। द कंट्री विच लीड्स इन इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड इज, किस कंट्री में इंटरनेट यूज करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं? जर्मनी, चाइना, यूएसए और जापान। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा चाइना। चीन में इंटरनेट यूजर्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं, और संख्या जो है लगभग 748 मिलियंस है। इंडिया दूसरे नंबर पर है, जहां पर 455 मिलियन पीपल आर इंटरनेट यूजर्स। तो जनसंख्या के हिसाब से वैसे तो भारत में कम ही है, चाइना इज लीडिंग इन दिस एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन इकोनॉमी को किस रूप में हम देखते हैं? एग्रेरियन इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और नन ऑफ दिस। एग्रेरियन मतलब होता है कृषि योग्य, ठीक है ना, खेती योग्य। डेवलपिंग मतलब कि विकासशील। मिक्स्ड इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी है भारत की? तो इंडियन इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड अंडर द फॉलोइंग इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को? बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, ठीक है ना, दोनों तरह की इकोनॉमी है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को। अगला क्वेश्चन है द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज अपर हाउस। पार्लियामेंट का अपर हाउस किसे कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा और विधान परिषद। सही उत्तर क्या होगा इसका जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपका इंतजार कर रहा हूं, आपके ऑप्शंस का, आपके आंसर्स का। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा। तो राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कॉमन पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं, इसके इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट से करते हैं ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट। और जो 12 मेंबर हैं इसके वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, इसलिए इसे अपर हाउस कहा जाता है, जिसके टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा में वो है 250। ऑलराइट, 250। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्चरी, स्पोर्ट्स, कोचिंग और जर्नलिज्म। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39। ऑलराइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्षेत्र में अच्छा करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जो साल 1961 से 1961 से हमारे भारतवर्ष में चलता आ रहा है। इसको प्राप्त करने वाले को 5 लाख रुपए की नगद राशि और एक अर्जुन जो महाभारत के पात्र हैं उनकी प्रतिमा दी जाती है, जो ब्रोंज की बनी होती है अर्जुन अवार्ड में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा ठीक है, एक अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि साल 2019 में अर्जुन अवार्ड किसे किसे मिला है। एक कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं इस चीज में, लेकिन आपका नॉलेज तो जरूर बढ़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि अ प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन बीइंग। एक प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे भिन्न है? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर है आपका सेल वॉल। देखो, जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में एकदम बिल्कुल सॉलिड होता है, जबकि एनिमल सेल में नेग्लिजिबल होता है। तो इस मामले में एनिमल सेल प्लांट सेल से डिफरेंशिएट करता है। बाकी क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस दोनों में होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये मेन डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग व्हाट। पार्सेक एक इकाई है किस चीज को मापने की? टाइम, डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर मैग्नेटिक लाइन। क्या है? तो ये है मापने की डिस्टेंस, दूरी मापता है बेसिकली। ये लाइट द्वारा ट्रेवल की हुई दूरी को पार्सेक में मापते हैं। और एक पार्सेक, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर भी डिस्टेंस ही मापने की इकाई है। ऐसा मत समझ लीजिए कि लाइट लगा है आगे तो लाइट मापने की इकाई होगी, नहीं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 की नोबेल प्राइज विनर इंडियन अमर्त्य सेन इज नोन एज फॉर विच ऑफ हिज वर्क्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिल चुका है। उन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? वो किस क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं बेसिकली? तो उनका जो संबंध है वो है इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत बड़े। और अभी अभी जो एक और भारतीय को इकोनॉमिक्स में ही नोबेल प्राइज मिल चुका है, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं। और आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर बंगाली लोगों को ही ये सब चीजें ज्यादातर क्यों मिल जाती हैं। वो इतने स्कॉलर होते हैं, समझ लीजिए आप, इंटरेस्ट होता है उनका। अमर्त्य सेन भी बंगाल के, अभिजीत बनर्जी भी बंगाल के, रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाल के, है ना। कुछ साउथ इंडियन है, कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग एमपी के भी रहने वाले हैं, बट द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ बंगालीज ओनली। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में साल 1998 में 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन विच इन द ईयर 1930 एट। पहला राष्ट्रमंडल खेल, इसको बोलते हैं हिंदी में ना राष्ट्रमंडल खेल, हुआ था आपका कौन से शहर में? 1930 में तो हुआ था, लेकिन कौन से शहर में हुआ था? लंदन, सिडनी, हैमिल्टन और ऑकलैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है। कहां पे है? कनाडा में, कनाडा में। ऑलराइट, कनाडा के हैमिल्टन शहर में 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था और 2010 में भारत भी इसको होस्ट किया था। ऑलराइट, कॉमनवेल्थ गेम्स में बेसिकली वो सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं जिसपे ब्रिटिशर्स का शासन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया।
स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जो कि नेहरू जी की बहन थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर भी थे और उन्होंने विदेश मंत्रालय भी अपने पास में ही रखा था और अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये प्रधानमंत्री। ठीक है ना, कभी कभी गलती से टंग स्लिप होता है, कुछ निकल जाता है तो माफ कर दीजिएगा। इतना सारा चीज आधे घंटे 40 मिनट तक लगातार बोलना आसान नहीं होता है बिना रुके। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल को हिंदी में जलप्रपात कहते हैं, कौन सा है? विक्टोरिया, एंजल, ट्यूजेला या फिर नियाग्रा? कौन सा फॉल सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में? तो इसका सही उत्तर है आपका एंजल फॉल जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला तेल का बहुत बड़ा आयात निर्यात वाला कंट्री है वेनेजुएला, और जो कि साउथ अमेरिका में है वेनेजुएला। ऑलराइट, तो एंजल फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कि अटलांटिक सी इज लिंक्ड विथ द पैसिफिक ओशियन बाय स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, सुंडा स्ट्रेट और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? अटलांटिक सागर जो है पैसिफिक ओशियन से किसके थ्रू जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर होगा आपका पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो कि साल 1914 में बनाया गया था फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से। ये डिस्टेंस बहुत कम कर देता है, जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है इनफैक्ट वाटरवेज का, वो बहुत कम कर देता है, आसान कर देता है। अटलांटिक सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है ये पनामा कैनाल, पनामा नहर भी हिंदी में कहते हैं। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज काराकोरम, आल्प्स, एंडीज और हिंदू कुश। पूरे दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है? काराकोरम, आल्प्स, एंडीज या फिर हिंदू कुश पर्वत? इसका सही उत्तर है आपके लिए एंडीज। एंडीज जो है ये भी साउथ अमेरिका में ही स्थित है और लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तभी तो ये पूरे दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन मुंबई, पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता। जल्दी से अब इसका आंसर बताइए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहां पर है? तो ये है आपके न्यू दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। अगर आपको लगा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, जो लोग नहीं जानते हो गेस करेंगे तो सोचेंगे यार फिल्में तो ज्यादा मुंबई में बनती है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी वहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये न्यू दिल्ली में है, मंडी हाउस पे। ऑलराइट, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से थोड़ा ही दूर है, वहीं पर है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि 1959 में स्थापित किया गया था। और जितने भी आप अच्छे एक्टर्स को देखते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए, पंकज त्रिपाठी ले लीजिए, ये सारे के, अनुपम खेर ले लीजिए, ये लोग सबके सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही प्रोडक्ट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म स्टेट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया एक देश है, एक कंट्री है, लेकिन उसे स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल इसे यह दर्शाता है? आर्टिकल 13, 12, 17 और 20। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा आर्टिकल इंडिया के टर्म में स्टेट को इंगित करता है, दर्शाता है? इसका सही उत्तर है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 संविधान का अनुच्छेद 12 इसको दर्शाता है, इंडिया एज अ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 58 लास्ट बट नॉट द लिस्ट। Which article of Indian Constitution authorizes the Parliament to form a new state by separation of territory from any state? Article 13, Article 3, Article 23 और Article 33। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को ये अनुमति देता है कि वो नए स्टेट को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे स्टेट से और उन्हें नया नाम भी दे सकते हैं? जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र अलग हुए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये पार्लियामेंट को अनुमति भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है? क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ गया होगा, बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, तो इसका सही उत्तर है आपका क्वेश्चन आर्टिकल 3, ऑप्शन बी, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह अनुमति देता है
कि भारत के जो स्टेट है, जो राज्य है, उनसे दूसरा स्टेट अलग हो सकता है और उसका नाम भी आप रख सकते हैं। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 13 और बाकी के 12 सीरीज आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप देख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसे लगता है कि उसके एग्जाम में जीके जैसी चीजें पूछी जाती हैं, तो इन सब वीडियोस को जरूर देखिए। और आप सभी से गुजारिश ये भी है कि इस वीडियो को देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को काफी ज्यादा लाभ हुआ होगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक young ladies and gentlemen, as always. Namaskar once again. Thank you.